अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट और मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह। नाजरीन, ईरान अमेरिका क्राइसिस की बात करें तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बकौल उन्होंने मंगल यानी आज के रोज़ ईरान पर होने वाले हमले को सऊदी अरब, कतर और यूएई के सरबराहान की दरख्वास्त पर इसीलिए मौखर किया क्योंकि उन्हें गल्फ़ ममालिक ने यह यकीन दिलाया कि वो ईरान के साथ किसी मुआहदे के बहुत करीब पहुँच चुके हैं। बहरहाल अब ये यकीन से तो कहा नहीं जा सकता कि डोनाल्ड ट्रंप एक दफ़ा फिर वाकई ऐसा कोई फ़ैसला कर चुके थे या ईरान को टेबल पर लाने के लिए ये उनकी एक प्रेशर टैक्टिक थी, लेकिन बैकडोर डिप्लोमेसी के मुख्तलिफ ऑप्शंस अगर अब भी दोनों फरीकैन इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये एक अच्छी खबर है। लेकिन अगर ये मामला तवील होता गया तो हमें यह भी मालूम है कि हर गुजरते दिन के साथ अमेरिका और ईरान दोनों एक प्रेशर फेस कर रहे हैं और ये जंग डोनाल्ड ट्रंप की गैर मकबूलियत में भी इजाफा कर रही है। इंटरनल पॉलिटिक्स में उन पर ये इल्ज़ामात भी लगाए जा रहे हैं कि इनकी टीम ने इस जंग के दौरान स्टॉक मार्केट और ऑयल मार्केट में मुख्तलिफ किस्म की ट्रेडिंग से फ़ायदा उठाया। इसी तरह ईरान की भी इकनॉमिक कंडीशन हर गुजरते दिन के साथ बदतरीन होती जा रही है, तो यही उम्मीद की जा रही है कि अब शायद मामलात इतने तवील ना हों। आज राइटर्स में भी एक पाकिस्तानी सोर्स के हवाले से ये कोट किया गया जिसके मुताबिक अब ईरान और अमेरिका के पास अपने इख्तलाफात को कम करने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं बचा। इसी तरह अगर ईरान की नज़रसानी शुदा तजावीज़ की बात की जाए जो ईरान ने पाकिस्तान के ज़रिए अमेरिका तक पहुँचाई, वो ऑफिशियल तौर पर तो सामने नहीं आ सकी, लेकिन इस वक्त मुख्तलिफ जगहों पर जो कोट किया जा रहा है इसमें हमें दोनों तरफ से लचक दिखाई दे रही है। ट्रंप ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम की 20 साला मअतली को कबूल करने का इशारा दिया है, जो कि उनके साबिका सख्त मौक़िफ़ में एक बड़ी तब्दीली है क्योंकि वो मुकम्मल तौर पर यह प्रोग्राम ख़त्म करने की बात किया करते थे। इसी तरह ईरान की डिमांड्स के उनके तमाम मुंजमद असासों तक इनको रसाई दी जाए, इस पर भी बताया जा रहा है कि अमेरिका ने मुबैना तौर पर बैरून मुल्क बैंक्स में मुंजमद ईरान के असासों का तकरीबन 1/4 हिस्सा जारी करने पर इत्तेफाक कर लिया है और इसके अलावा ईरान ने इस जंग में होने वाले नुकसानात की अमेरिका से अजाले की बात की है। बहरहाल ये डिप्लोमेटिक एफर्ट्स ही हैं जिन पर सब की उम्मीदें हैं और दुनिया को किसी ब्रेक थ्रू का इंतज़ार भी है। इन तमाम मौज़ूआत पर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जावेद मलिक साहब मौजूद हैं, आप साबिक सफ़ीर हैं। इसके अलावा एयर कॉमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब ज्वाइन कर रहे हैं, दिफाई तज्ज़िया निगार हैं, और मिडल ईस्ट एक्सपर्ट मंसूर जाफ़र साहब मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मंसूर साहब, आपसे आगाज़ करूँगा। डोनाल्ड ट्रंप का जो क्लेम हमने देखा है कि वो हमला करने वाले थे ईरान पर लेकिन उन्होंने इसको मौखर किया, कहा यही जा रहा है कि सऊदी अरब, कतर या यूएई की दरख्वास्त पर ही ये सब कुछ हुआ है क्योंकि गल्फ़ ये महसूस करता है कि अगर एक मरतबा फिर से ये फ्रंट खोला अमेरिका ने तो उसका जो रिस्पॉन्स है वो गल्फ़ को भुगतना पड़ेगा। तो कितना करीब आ चुके हैं मामलात की सेटलमेंट के अमेरिका और ईरान, या आपको लगता है कि फ़िलवक्त जो नेगोशिएशन है उसमें डेडलॉक बरकरार है, सिर्फ गल्फ़ जो है वो अलाउ नहीं कर रहा अमेरिका को प्रोसीड करना? देखिए जी, ये एक बड़ा अच्छा ऑप्टिक्स है, ख़ासतौर पे अगर तो इन खलीजी ममालिक की डिमांड पर जो है या ख्वाहिश पर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपना हमला मौखर किया है। इससे पहले तो ये एजाज़ पाकिस्तान के पास था कि पाकिस्तान की कॉल पर या पाकिस्तान की अपील पर उन्होंने ना सिर्फ अपनी वो जो सीज़ फायर है उसको इंडेफिनिटली एक्सटेंड किया और उसके साथ साथ दीगर, इससे पहले भी ज़ाहिर है हर तकरीबन 10 दिन बाद डोनाल्ड ट्रंप साहब को एक हमले का ख्याल आता है और सोशल ट्विट पर वो उसका ऐलान करते हैं और उसके बाद जब ज़मीनी हक़ाइक़ उनके फेवर में नहीं नज़र आते तो उन्होंने किसी न किसी के कंधे पे बंदूक को रखनी होती है। कभी वो पाकिस्तान के रख देते हैं, इस बार उन्होंने गल्फ़ कंट्रीज़ की नाम लेकर और इस हमले को मौखर किया है। ज़मीनी तौर पे जो हक़ाइक़ हैं वो इस वक्त हमले के लिए फेवर नहीं कर रहे हैं अमेरिका को। यही वजह है कि वो इस नौइयत की धमकियाँ, इस नौइयत की जो अपीलें जो हैं वो करके इस वक्त वो जो बुनियादी तौर पे जिस डील की इंतज़ार में बैठे हैं और उसके लिए जो इस वक्त डिप्लोमेटिक एफर्ट बैकएंड पे जारी हैं, उसको मैं समझता हूँ एक लिहाज से वक्त देना चाहते हैं। और आज तो ख़ास तौर पे जो कतर के उनके जो तर्जुमान हैं, उन्होंने तो इसके बारे में पाकिस्तान की तर्जुमानी करते हुए ये कहा है कि ये इस वक्त जो मामलात हैं, इसको हल करने के लिए ये जितने कॉम्प्लेक्स मामलात हैं, बहुत ज़्यादा वक्त की ज़रूरत है और टाइम दरकार है। और यही वजह है कि इस वक्त आप देख रहे हैं कि यानी इस वक्त बैक एंड फोर्थ जो मैसेजेस चल रहे हैं ईरान के अमेरिका के साथ बिलवास्ता पाकिस्तान के, वो बैक एंड फोर्थ अब भी जारी हैं और उसके वो एरियाज़ के जो इन मैसेजेस में एड्रेस नहीं हो पा रहे थे उनको एड्रेस करने के लिए पाकिस्तान ने बियॉन्ड द कॉल ऑफ ड्यूटी, मैं समझता हूँ कि हमारे जो वज़ीर दाखिला हैं वो ईरान पे तशरीफ़ ले गए और वहाँ पे उनकी जो
लीडरशिप, मिलिट्री, सियासी, उन तमाम से उनकी मुलाकातें भी हुई और यकीनन वो इश्यूज के जिनके बारे में ईरान के कंसर्न्स अब भी पाए जाते हैं, उनको एड्रेस करने के लिए या उस हवाले से एक लिहाज से ग्राउंड ब्रेक करने के लिए या ज़मीन हमवार करने के लिए मैं समझता हूँ इस दौरे के बाद यकीनन अब जो एक उम्मीद बन पड़ी है कि शायद इस वक्त जो मामलात जारी हैं, खासतौर पर नेगोशिएशन, अगरचे कहा जा रहा है कि वो तातुल का शिकार है, लेकिन मैं समझता हूँ ज़ाहिरी तौर पे उसमें तातुल महसूस होता है, लेकिन बैकएंड पे जैसे मैंने पहले इशारा किया कि जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स चाहे वो पाकिस्तान की तरफ से हो या दीगर ममालिक भी यकीनन अपना अपना हिस्सा बकदर जुस्सा जो है वो इस पूरे प्रोसेस में डाल है, लेकिन जो डोमिनेटिंग पोजीशन है वो यकीनन बतौर सालिस, बतौर आर्बिट्रेटर पाकिस्तान ही इस्तेमाल कर रहा है। और यही वजह है कि इस वक्त जो सबसे बड़ी इंकरेजिंग बात है कि फरीकैन का एतमाद ताहाल पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक एफर्ट के हक में है और डोनाल्ड ट्रंप साहब खासतौर पर इस पर अपनी जो एक एतमाद और ख़ासतौर पे जो पाकिस्तान की सियासी अस्करी क़यादत पर जो एतमाद करते हैं वो इस पूरे प्रोसेस में यकीनन एक आइसिंग ऑन द केक का काम कर रही है। तो इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब अगर कुछ दिन के लिए अपने सोशल ट्रूथ को होल्ड कर लें तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें ज़मीन पे जो है वो उनकी फेवर में मटीरियलाइज हो सकती है, क्योंकि जौहरी तवानाई के अब इसमें तो देखिए इस वक्त रूस जो है उसने भी एक एंट्री कर दी है। उन्होंने खासतौर पर बू शहर के हवाले से वो कैटेगोरिकली कहा है कि उसका तो उस प्लांट का तो ताल्लुक ही रूस के साथ है और ईरान के साथ है और उसको 2015 वाले माहदे में भी एक्सेप्शन दी गई थी और उस वक्त भी उसको शामिल नहीं किया गया था अफजूदगी के मामले में। ऐसी सूरत में जब नए प्लेयर इसमें शामिल हो रहे हैं तो अमेरिका को अगर वाकई वहाँ पे जौहरी तवानाई और उस हवाले से जो अपने अज़ाइम को किसी तरीके से मटीरियलाइज करना है, उन्हें कम से कम इन स्टेक होल्डर्स को भी अब एड्रेस करना पड़ेगा। और ख़ासतौर पर जो आपने हॉर्मज़ का मामला है उसको इस वक्त यानी रेसिप्रोकल बेसिस पे ही खोलकर वो मामलात को आगे लेके चल सकते हैं। और अब मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो सिचुएशन जो उनके लिए जो बॉटलनेक बना हुआ है वो अपना हॉर्मज़ का ही मामला है। अब तो इस नौयत की लीक्स भी आ रही हैं कि जिसमें कहा जा रहा है कि उन्होंने ये गर्चे अपनी एक इंडिपेंडेंट बॉडी जो है उनकी पार्लियामेंट ने एक तश्कील दे दी है उसके मामलात को गवर्न करने के लिए, लेकिन उसके साथ साथ ये जो रिसेंट बैक एंड फोर्थ मैसेजेस हुई हैं उसमें तो ये भी तजवीज़ ईरान की तरफ से गई है कि ओमान, ईरान और उसके साथ साथ पाकिस्तान किसी भी फ्रिक्शन की सूरत में इन फ्यूचर अगर इस मामले पर पैदा होती है तो ये मिलकर जो है इस बिल्कुल जो हॉर्मज़ के हवाले से जो प्लानिंग है वो आप कह रहे हैं चल रही है। लेकिन खालिद साहब मैं आपकी तरफ आऊँगा, जिस तरह मंसूर साहब ने कहा कि एक लंबा वक्त दरकार है, ये बड़े सीरियस और ग्रेव इशूज़ हैं जिनको डील करना है, लेकिन एक तरफ रॉयटर्स में जो एक पाकिस्तानी सोर्स के ज़रिए एक रिपोर्ट शाया होती है उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि बहुत ही कम वक्त है अमेरिका और ईरान के पास अपनी जो हॉस्टिलिटीज़ हैं, इख्तलाफात हैं, इन्हें ख़त्म करने का। तो इशारा इसी तरफ है कि अगर जल्द ये मामला रिजॉल्व ना हुआ तो एस्केलेशन भी हो सकती है, लेकिन मामलात जो हैं वो वक्त भी बहुत ज़्यादा मांगते हैं क्योंकि न्यूक्लियर का इशू है, हॉर्मज़ का इशू है और गल्फ़ की ओवरऑल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क का इशू है। तो वाकई जो टाइम है वो तेज़ी से कम होता जा रहा है और अगर क्विकली एक्ट ना किया ईरान ने या अमेरिका ने तो दोबारा से हम देख सकते हैं रिजम्पशन को जंग की। जी बहुत शुक्रिया मुजम्मिल साहब, आपने इनवाइट किया। देखिए जब पीस टॉक इस्लामाबाद में हुए थे तो उस वक्त मैंने एक कमेंट ऑफर किया था कि अभी कूलिंग पीरियड खत्म नहीं हुआ, मुज़ाकरात हो गए, मुज़ाकरात होने चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे मिलिट्री स्ट्रैटेजी पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने अर्ज किया था कि क्योंकि कूलिंग पीरियड नहीं मिला तो इसमें एक बहुत चैलेंजिंग होगा। कूलिंग पीरियड ये होता है कि आप न्यूफाउंड रियलिज्म एक्चुअल ग्राउंड चेक करें, आपका कहाँ खड़े हैं, वेपन्स अपने कहाँ हैं, आपका रिजॉल्व कहाँ है, स्टॉक पाइल्स कहाँ है, दुश्मन आपके मुकाबले में कहाँ है, आपने कितना नुकसान है, दुश्मन ने कितना उठाया। तो ये उस वक्त लगता है ऐसा था कि शायद रियलिज्म अभी नहीं उस तरह सेट इन किया, तो शायद टाइम के साथ हो जाएगा जब एक रियलिज्म उस वक्त। लेकिन कूलिंग पीरियड में अगर ना मुज़ाकरात करें और बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो जाए जैसे अभी हो गया है, इतने हफ्ते हो गए सीज फायर को, तो फिर एक रीजुविनेशन का एलिमेंट आ जाता है कि शायद अब हम ये जो स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, अपने स्टॉक पाइल करेंगे, हम हिट बैक करेंगे अगर कोई टारगेट। तो आई थिंक ये दोनों तरफ से होता है, ये कुदरती बात है। मसला तब आ रहा है कि जो वो कहते हैं ना सबसे ज्यादा कैजुअलिटी होती है या सच्चाई होती है या एक रैशनैलिटी सबसे ज्यादा विक्टिम होती है जब जंग खत्म होती है, यानी एक रैशनैलिटी खत्म हो जाती है सबसे ज्यादा। क्यों? और कहते हैं कि फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ रैशनैलिटी इज व्हेन यू आर इन द होल स्टॉप डिगिंग।
मसला यहाँ पे आ रहा है कि बोथ द पार्टीज और बोथ द साइड्स थिंक दैट द अदर साइड इज इन द होल। तब आप कहते हैं तो हर दूसरी पार्टी को शायद कह रहा है कि वो ज्यादा खतरनाक सूरत हाल में। अमेरिका का ख्याल ये है कि ईरान बहुत मजबूर है, और ईरान का ख्याल ये है कि हमने भी न्यू फाउंड रियलिज्म किया है, स्टेट ऑफ हॉर्मस बंद किया हुआ है, सस्टेन किया है, विल टू फाइट हमारी नहीं तोड़ सके 40 दिन में। आई थिंक दोनों अपने अपनी लीवरेज को कैपिटलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, जंग के कोई भी खिलाफ नहीं है, दोनों को फेस सेविंग भी चाहिए, ऑप्टिकली भी चाहिए। लेकिन जैसे मसूद साहब कह रहे थे कि आई एग्री कि इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप बहुत जाहिर है यूनिपोलर जमाना है, बहुत बड़ी सुपर पावर है, उनके पता है कि मेरे पास बहुत बड़ी माइट है, आज भी सबसे बड़ी नेवी एयरफोर्स और आर्मी उन्हीं के पास है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन 40 दिन भी बहुत होते हैं एक सुपर पावर के लिए, आम मुल्क नहीं सस्टेन करते। लेकिन थोड़ी सी जो मिसरीड अमेरिका ने की, देखिए जो सर्बिया है उस पर नेटो ने 78 दिन तक बमबारी की थी, और वो ईरान से तकरीबन 4 गुना छोटा मुल्क है। क्या हासिल हुआ था फिर उसके बाद? तो हिस्ट्री में चले जाएं तो इस तरह की एसिमेट्रिक जो वॉरफेयर होता है, जैसे ईरान लड़ रहा है, उसको आप डिजिटल 2x2 और 2x2 और 2x4 नहीं कर सकते। आपको वो एलिमेंट जो इंटेंजिबल होते हैं उनको ज़हन में रखना होता है, विल टू फाइट होता है, आपका रिजॉल्व होता है, सर्वाइवेबिलिटी होती है। और ईरान ने तो 47 सालों से एक तरफ सैंक्शंस का सामना किया है, दूसरी सर्वाइवेबिलिटी के लिए तैयारी की है, तो वो उसी के काम आ रही है। एक आम मुल्क 78 या 40 दिन तो छोड़े, 10 दिन भी शायद बमबारी इतनी मैसिव ना कर सके, और हजारों अटैक हुए हो तो क्रिपल हो जाती है। खासतौर पर वो मुल्क जिसके तकरीबन 49 लीडर इस दफा शहीद हुए और 37 लीडर उस दफा शहीद हुए, इंक्लूडिंग 19 न्यूक्लियर साइंटिस्ट। तो फिर भी सस्टेन कर लेना, मैं उसको कोई उस सेंस में नहीं गिर रहा कि जंग जारी रहनी चाहिए, लेकिन एट द एंड मेरा ख्याल है मिलिट्री ऑप्शन जितने दिन गुजर रहे हैं वो कर्टेल होती जा रही है। मोर ऑफ ऑप्टिक्स और परसेप्शन और नैरेटिव की जंग होगी कि कौन जीता, लेकिन दुनिया को कोई गरज नहीं इससे कि कौन जीता। इस वक्त दुनिया हॉस्टेज बनी हुई है, इकोनॉमिकली भी ऑब्वियसली, और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा खासतौर पर रीजन। तो आई थिंक वी शुड होप एंड प्रे कि जैसे मैंने कहा कि फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ रैशनैलिटी अप्लाई कर ले, दे शुड स्टॉप डिगिंग। बिल्कुल, ये यहाँ से अगर रैशनैलिटी प्रिवेल नहीं करती तो जो कॉस्ट पूरी दुनिया पे कर रही है इस जंग की, उसमें इजाफा हो सकता है। ठीक कहा आपने जावेद साहब। एक और मसला डोनाल्ड ट्रंप का ये है कि डोमेस्टिक प्रेशर भी एक्सर्ट हो रहा है। एक पहले ही पॉपुलैरिटी इस जंग में जाने से मज़ीद कम हुई, और दूसरी चीज़ ये कि अब उन पर एक्यूजेशंस भी लग रहे हैं कि जो जंग का ऐलान था उससे कुछ ही देर पहले उन्होंने स्टॉक मार्केट में 3700 से ज़ायद जो हैं वो ट्रेड्स कर ली, जो उनके क्रोनीज़ ने और बाकी सब ने। और तकरीबन 7 अरब डॉलर की जो क्लैंडस्टीन ट्रेड्स हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि ये पैसा कमाने के लिए इस अपॉर्चुनिटी को उनकी काबीना ने और बज़ाते ख़ुद उनसे लिंक्ड जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने इस्तेमाल किया है। तो ये एक और मसला पैदा हो चुका है। लेकिन ट्रंप ऑन द कॉन्ट्ररी जंग को आगे लेकर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि सकम्ब करेंगे बहुत जल्द वो इस डोमेस्टिक प्रेशर को जो एक्सर्ट हो रहा है उन पर? जी मुज़ल्ल साहब, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। मेरी नज़र में जी थोड़ी सी डिफरेंट मेरा व्यू है। ऑब्वियसली प्रेशर उनके ऊपर है, डोमेस्टिक प्रेशर, चाहे वो इस वजह से हो कि उनको बहुत से लोग ये समझते हैं जो उनको पावर में लेकर आए थे, जो ये कहते थे कि हम ग्लोबल वॉर्स का हिस्सा नहीं बनेंगे, यू नो द मेगा मूवमेंट। और उसके साथ साथ बहुत सा एक ऐसा सेगमेंट भी है जो ये समझता है कि इजराइल की माँ पे ये जंग की गई। तो वो एलिमेंट्स अपनी जगह पे हैं। फिर ये जो आप बात कर रहे हैं, इसके बारे में अक्सर बात होती है कि उनके जो कुछ उनके करीबी लोग हैं या उनके फैमिली से कनेक्टेड लोग हैं, वो ये जो मंडियां ऊपर नीचे जाती हैं इससे वो फ़ायदा उठाते हैं। ये सब चीज़ें उन पर कही जाती हैं। लेकिन मेरी नज़र में ये प्रेशर उन पर रहे भी तो इट्स नॉट गोइंग टू बी अ फेटल प्रेशर। ऐसा नहीं है कि वो कोई अपनी सदारत खो बैठेंगे या उनकी हुकूमत चली जाएगी या इस हद तक कुछ होगा। हुकूमतें कभी पॉपुलर होती हैं, कभी अनपॉपुलर होती हैं। दिस पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी वो चलता रहेगा। ही स्टिल द प्रेसिडेंट फॉर द नेक्स्ट आई थिंक 2 more years or 3 more years। उसके बाद क्या होता है वो एक टाइम विल ओनली टेल। बट करंटली अगर हम इस इशू पे आए कि जो इस वक्त हम खड़े हुए हैं, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू, वी वर ऑब्वियसली, अगर आप कल मुझसे बात करते तो हमें लग रहा था कि वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अनदर अटैक ऑन ईरान। आई थिंक दुनिया भर की नजरें इसी पे थी कि क्योंकि जो मैक्सिमलिस्टिक पोजीशंस दोनों साइड्स की तरफ से अडॉप्ट की गई थी वो तो इसी तरफ इशारा कर रही थी। बिलखुसूस ईरान ने जो पहले तो आपके प्रोग्राम में बात हुई 3 पॉइंट्स हुआ करते थे मुजम्मिल साहब, आपको याद होगा, जो पॉइंट्स ऑफ कंटेंशन थे। अब तो चौथा पॉइंट भी है जिसपे वो कहते हैं कि अब ना हुर्मुज खोलने के बाद हम उसको मैनेज भी करेंगे मुस्तकबिल में, यानी हम कोई फ्रेमवर्क लेकर आएंगे जिस फ्रेमवर्क के तहत इसका कंट्रोल हमारे पास हो। अभी आप खुद बता सकते हैं ये कैसे मुमकिन है? हाउ इज इट पॉसिबल कि एक ऐसा इंटरनेशनल वाटर
जिसको कभी किसी ने कंट्रोल नहीं किया, जहाँ पे आमदोरफ्त हमेशा ओपन रही है, जो कि लॉ ऑफ नेविगेशन उसको यही कहता है, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ये कहता है कि आप वहाँ पे वहाँ से गुजर सकते हैं। अब वो कुछ टाइम पहले वो ओमान के पास गए थे, हमारे दोस्त कह रहे थे कि ओमान के साथ या पाकिस्तान के साथ मिलकर फ्रेमवर्क होगा। मेरी नज़र में ऐसा मुमकिन नहीं है। ओमान कभी भी एग्री नहीं करेगा कि वो ईरान के साथ मिलकर जो है वो अपना हुर्मुज़ को कंट्रोल करे, जिसके ऊपर जो है वो बाकी जीसीसी ममालिक का भी इन्हिसार है, पूरी दुनिया की एनर्जी नीड्स वहां से जाती हैं। तो ऐसा फ्रेमवर्क सजेस्ट करना मैं समझता हूँ वो प्रोपोस्टरस ही कह सकते हैं आप उसको। इसी को पढ़ने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था दिस इज अनएक्सेप्टेबल, आई डोंट लाइक व्हाट आई एम रीडिंग, और वो जंग की तैयारी कर रहे थे। लेकिन एक पॉजिटिव डेवलपमेंट मेरी नज़र में ये हुई है कि आपने देखा जो मोस्ट रिसेंट उनका पोस्ट है उस पे उन्होंने ये कहा है कि द अमीर ऑफ कतर एज वेल एज द क्राउन प्रिंस ऑफ सऊदी अरेबिया एज वेल एज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएई हैव आस्क्ड हिम। तो इससे ये चीज़ तो साबित होती है कि जीसीसी के अंदर जो लोग ये कहते थे इख्तलाफात बहुत ज़्यादा नोयत के हैं, वो तो नहीं है, बिकॉज वो तीनों बल्कि पांचों ममालिक, सातों ममालिक जो हैं वो आपस में कोलैबोरेट कर रहे हैं। कुछ मामला पे उनका मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट ऑन दिस पॉइंट दे सीम टू बी लेकिन जावेद साहब, आपको लगता है जो आप कह रहे हैं कि कल ये महसूस हो रहा था कि शायद दोबारा ऑफेंसिव शुरू हो जाए, तो जो इजरायली जर्नलिस्ट भी बात कर रहे हैं कि दरअसल सऊदी अरेबिया, कतर और यूएई की जो इंसिस्टेंस है उसका रिजल्ट है कि ट्रंप को फैसला बदलना पड़ा अपना? जी बिल्कुल, मैं यही तो कह रहा हूँ कि उन तीनों की ये उनके पोस्ट में भी लिखा हुआ है, उन तीनों ने गालबन उनसे बात भी की होगी। हम ये भी जानते हैं कि इसके बैकग्राउंड में कहीं पे एक नॉन एग्रेशन पैक्ट की भी बात की जा रही है, शायद आपकी नज़र से भी गुजरा होगा। मैंने उसके ड्राफ्ट्स तो नहीं देखे, ना मुझे उसके बारे में डिटेल्स पता है, लेकिन कुछ लोगों ने ये कहा है कि हेल्सिंकी प्रोसेस आप जानते हैं, उसके फ्रेमवर्क के ऊपर कुछ बात की जा रही है कि नॉन एग्रेशन पैक्ट अगर हो जाता है सऊदी अरेबिया और कतर, और इनिशियली इन दोनों ममालिक की बात हुई थी, लेकिन मुझे लगता है अगर होगा तो फिर उसमें तमाम जीसीसी ममालिक भी शामिल होंगे। अगर इस किस्म का कोई एक नॉन एग्रेशन पैक्ट भी ऑन द टेबल है तो मैं समझता हूं कि फिर ये डिस्कशंस हो रही हैं, 3-4 पॉइंट्स जो कि कंटेंशन के हैं बिटवीन अमेरिका एंड ईरान, प्लस अगर जीसीसी के मामले में भी कोई एग्रीमेंट हो जाती है तो देन आई थिंक जो ओवरऑल ऑप्टिक्स इस वक्त तक नजर आ रही है एज वी स्पीक राइट नाउ, हमें ये लगता है कि डिप्लोमेसी इज द प्रायोरिटी राइट नाउ, हमेशा रहनी चाहिए। लेकिन मैं ये कहता चलूं कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि तमाम पार्टीज ये चाहती हैं कि जो है वो डिप्लोमेसी जो है उसको प्रिवेल करे, और खुसूसन पाकिस्तान की भी काविशें हैं, लेकिन द थ्रेट ऑफ वॉर इज स्टिल लूमिंग। मैं ये नहीं कहूंगा कि अमेरिका हैज कंप्लीटली बैक ट्रैक्ड या वो चला जाएगा या वो प्रेशर की वजह से यहाँ से कोई एग्जिट ढूंढेगा विदाउट एक्चुअली रिजॉल्विंग द मैटर। तो मुझे नहीं लगता कि अमेरिका जो है वो इसको अनफिनिश छोड़ के जाएगा। और उसके लिए भी इंटरेस्ट में ये है कि ये मामला डिप्लोमेटिकली हल हो जाए, तो मे बी किसी हद तक फ्लेक्सिबिलिटी अमेरिका से भी होगी, कहीं से ईरान भी दिखाएगा, और अगर जीसी ममालिक के दरमियान भी एक सॉर्ट ऑफ कोऑर्डिनेटेड अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है तो मुझे लगता है कि दैट कुड बी अ टर्निंग पॉइंट। ठीक है, प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात पर हमारी गुफ्तगू जारी है। मंसूर साहब, पॉइंट्स ऑफ कंटेंशन की बात हो रही है, तो उस पर यह कहा जा रहा है मीडिया रिपोर्ट्स में कि 25% तक जो एसेट्स हैं उनको अनफ्रीज़ करने पर अमेरिका ने रजामंदी का इशारा दिया, लेकिन इससे ज़ायद वो नहीं करने को तैयार। और साथ ये कि न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर भी थोड़ा सा रिट्रीट देखने में आया कि पहले 0% एनरिचमेंट की बात हो रही थी और 5 साल 10 साल पे डिबेट हो रही थी, लेकिन अब 20 साल कहा जा रहा है, ऐसा थ्रेशोल्ड है जिस पे डोनाल्ड ट्रंप अग्री कर जाएंगे। लेकिन इजराइल तो चाहता है कि प्रोग्राम बिल्कुल ही बंद कर दिया जाए, चाहे वो 15 साल हो 20 साल हो, कोई थ्रेशोल्ड मुकर्रर ना किया जाए, प्रोग्राम कोई ख़त्म किया जाए। तो ये डिमांड अगर एक्सेप्ट होती है तो इजरायली रिस्पॉन्स क्या हो सकता है? देखिए जी, इस वक्त अमेरिका ही ज़ाहिर है इजराइल के बिहाफ पे सारी नेगोशिएशन कर रहा है, अगरचे उनकी तरफ से उनका प्लेयर या डिसप्लेयर फ्रॉम टाइम टू टाइम नेतन्याहू जो है वो शेयर करते रहते हैं। लेकिन क्योंकि जिनके कहने पे जंग शुरू की गई थी, अगरचे उनकी ओपिनियन को बड़ा साहिब समझ के ये सारा काम शुरू किया गया था, लेकिन जिस मुसीबत में इस वक्त अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप साहब फंस चुके हैं, अब मुझे नहीं लगता कि अब दोबारा से जो है इसराइल की किसी ऐसी डिमांड जिसे हम और आप शायद इर्रेशनल कह सकते हैं, उसकी बेस पे अमेरिका कोई अपनी बहुत स्ट्रेटेजिक जो थिंकिंग जो है, जो डिसीजन मेकिंग है, उसमें उसे कोई इतना वेटेज देगा। ठीक है, वो उनकी एक बात सुनते हैं, वो कुछ अपना रद्द-ए-अमल देते हैं, क्योंकि दोनों के जो इस वक्त इस पूरे जंग से जो मफादात वाबस्ता है वो दाखिली सियासत से ज़्यादा जुड़े हुए हैं।
बजाय इसके कि वो बैन अवी सियासत के साथ। यही वजह है कि दोनों अपनी अपनी जो दाखिली सियासत, जो दाखिली कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, उनको मुतमईन करने के लिए या उनके हाथों एक लिहाज से ब्लैकमेल होने से बचने के लिए अपनी अपनी एक मैक्सिमल पोजीशन जो है वो फ्रॉम टाइम टू टाइम डोनाल्ड ट्रंप साहब भी इसी नौयत की ट्वीट्स और इसी तरीके से ऐसे ही ऐलानात जो है वो नेतन्याहू भी वक्तन वक्तन करते रहते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस वक्त जो एक मिडल ग्राउंड जो है तैयार की जा रही है या उसके लिए राह हमवार की जा रही है, चाहे वो यूरेनियम अफदूदगी की एक लिमिटेड इन्वेस्टमेंट का स्केल है या इसी तरीके से जो पाबंदियां खात्मे की बात की जा रही है, क्योंकि ईरान पर जो पाबंदियां आयद की गई हैं उसकी भी मुख्तलिफ नौयत है। कुछ है कि जो कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से आयद की गई हैं, कुछ यूरोपीय यूनियन के ममालिक ने आयद की हैं, कुछ अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के नतीजे में आयद की गई है। तो लिहाजा ये एक बड़ा ही पेचीदा अमल है और टाइम टेकिंग है, अगेन मैं कहूँगा। और इसी वजह से एक जो इब्तदाई तौर पे कम अज़ कम ईरान का जो सबसे बड़ा मुतालबा है वो ख़ास तौर पे उसे जो बैनुल-अक़वामी स्विफ्ट चैनल है, जो बैंकिंग चैनल है, उसमें उसकी रेस्टोरेशन जो है इस वक्त बुनियादी ज़रूरत है, ताकि उसके नतीजे में वो जो इस वक्त जो बैनुल-अक़वामी तौर पर ट्रेड पर उन पर पाबंदियां हैं और अपने तेल की फ़रोख्त के हवाले से, क्योंकि ये एक ऐसा बॉटलनेक है कि जिसके नतीजे में उनकी जितनी भी इस वक्त मुंजमद असासे कह लीजिए या उनके जो जहाँ जहाँ पैसे फंसे हुए हैं वो यकीनन इन बैंकिंग चैनल्स के जरिए आने। अदरवाइज डोनाल्ड ट्रंप साहब जिस तरह प्रोपेगेंडा करते हुए आपको दिखाई देते हैं कि ओबामा साहब ने तो पूरी दुनिया अमेरिका के मुख्तलिफ रियासतों के जो बैंकों से पैसा कैश निकाल के जो है जहाज भर के जो है वो ईरान पहुंचा दिए थे, ताकि उन पर जो पाबंदियां हैं वो खत्म करके उसको फायदा पहुंचाया जा सके। अब वो कम से कम इसे किसी लीगल चैनल के जरिए ही, यानी जिसे बैंकिंग चैनल कहते हैं, उसके जरिए इसको रिलीज करेंगे या किया जा सकता है। तो अब इस वक्त जो खास तौर पे जो इकोनॉमिक वूज हैं ईरान की, उनके दूर करने के लिए जो इस वक्त तीन बात नुस्खा है वो यही पाबंदियों का खात्मा है और उसके नतीजे में ईरान की एक ओपनिंग इंटरनेशनल मार्केट में, ताकि वो अपनी जो भी तेल और गैस जो भी उसके पास वसाइल है उसको इंटरनेशनली वो ट्रेड कर सके। और अगरचे इस वक्त ईरान का वो मुतालबा कि जिसके नतीजे में उन्होंने जंग का तावान या जो लॉस है उसको पे बैक करने के हवाले से तो अमेरिका ने कैटेगोरिकली इनकार कर दिया है कि ये बात हम नहीं कर सकते, क्योंकि उसके बाद तो यकीनन वो खुद मुल्जिम बन जाते हैं, मुजरिम बन जाते हैं कि उन्होंने एक तबाही फैलाई है और अब खुद से वो उसका एक खमियाजा भुगत रहे और उसका एक लिहाज से लॉस बर्दाश्त कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत में तो अमेरिका या इसराइल अपने खिलाफ कम से कम जो बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत है उसका कोई एक लेजिटिमेट केस इस सूरत में तो कभी नहीं बनने देंगे। ये उसे इसी ईरान को राजी करने के लिए जो मिनिमम अमेरिका की तरफ से फेवर हो सकती है। मंसूर साहब, अगर बन भी जाए केस तो क्या हर्ज है उसमें, क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल ने 2-3 मरतबा कह दिया जेनोसाइड हो रहा है गाजा में, कोई फ़र्क नहीं पड़ा उससे भी। जी, उसमें आप देखिए कि यही डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू थे। गजा के मौके पे आपने देखा, गजा जंग के मौके पे 6 बार इन्होंने करारदादें जो हैं अक़वाम मुत्तहिदा की वीटो करवाई हैं और अब इन्हें वहाँ पे आपने हुर्मुज़ के हवाले से चीन और रूस ने एक करारदाद वीटो की है। तो इनकी चीखें निकल गई हैं और इनको अब अक़वाम मुत्तहिदा भी याद आना शुरू हो गई है। तो लिहाजा जब अपने मफादात पर दिख पड़ती है तो फिर ये आलमी ताकतें भी इनको बैनुल-अक़वामी कानून भी याद आना शुरू हो जाता है और फिर इन्हें बैनुल-अक़वामी बरादरी की सपोर्ट। जी एग्जैक्टली, ये जो है वो हिकमत अमली के तहत असूल बदलते रहते हैं और इसमें खालिद साहब, मिलिटरली स्पीकिंग अभी फ़िलवक्त जो एस्केलेशन की बातें दोनों तरफ से वैसे ऑप्टिक्स के तौर पे की जाती हैं, लेकिन अस्करी एतबार से आपको क्या लगता है कि दोनों पार्टीज़ इस पोजीशन में हैं कि अगर एक वर्स्ट केस सिनेरियो में कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट करता है तो उसको मैनेज कर सकें? वैसे न्यूयॉर्क टाइम्स ये कहता है कि 40 दिन बमबारी के बावजूद भी जो 70% जो मिज़ाइल का स्टॉक पाइल है वो मौजूद है ईरान के पास। और आपने नेवी की बात की, बेशक इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत डोमिनेंट और सुपीरियर नेवी है अमेरिका के पास, लेकिन जो प्रोजेक्ट फ्रीडम अनाउंस किया था वो तो फेलियर में रिज़ल्ट हुआ ना। वो नहीं खुलवा सके हुर्मुज़ को उस तरह से कि वो काउंटर ब्लॉकेड किए बगैर कोई सोल्यूशन निकाल सकें उसका। सो नो डाउट अमेरिका हैज़ द एयर पावर एंड द नेवल पावर, लेकिन ऑन ग्राउंड तो उससे इतना इफेक्ट नहीं पैदा हो सका जितना वो चाह रहे थे। मुजम्मिल साहब, अक्सर मैं अमेरिकन नेवी को ब्लू वाटर नेवी कहता हूं और ब्लू वाटर नेवी ये है कि जो पिछले ट्रैक रिकॉर्ड है पिछले 5-7 दहाइयों का, जब भी इन्होंने खास तौर पे एयरक्राफ्ट कैरियर अप्लाई किए हैं तो ये ब्लू वाटर में स्टैंडिंग होती है। और जितने पहले ऑपरेशन हुए हैं, चाहे वो बोस्निया में हुआ है, चाहे कहीं और हुआ है, इराक में भी हुआ है, तो ये
प्रोजेक्ट करते हैं फोर्स, हंड्रेड्स ऑफ माइल दूर से अपने जहाजों को भेजते हैं, जाहिर है एयरक्राफ्ट कैरियर सेफ खड़ा रहता है। आज तक ये हुआ नहीं है कि जो विक्टिम मुल्क है यानी जो टारगेट मुल्क है उसने उनके एयरक्राफ्ट कैरियर तक कोई रीच दिखाई हो। दैट नंबर 1। इराक में भी यही हुआ था। तो प्रोजेक्शन वो करते हैं एयर डोमिनेंस क्रिएट करके, स्टैंड ऑफ वेपन्स फायर करके, एक एयर सुपरियॉरिटी, एयर सुप्रीमेसी अपने उस मुल्क के अंदर, ऑलमोस्ट लाइक अ नो फ्लाई जोन जैसे इराक में था। ऐसे में एक यूनाइटेड स्टेट्स नेवी को बड़ा एडवांटेज रहा है ऑपरेट करने का, लेकिन इस दफा वो नहीं है एडवांटेज। एक एडवांटेज वो नहीं है क्योंकि जाहिर है जो टारगेट मुल्क है वो हिट बैक करने की सलाहियत रखता है। क्यों इस वक्त को 1000 मील किलोमीटर से भी दूर एयरक्राफ्ट कैरियर 2 जो खड़े हैं, जॉर्ज फोर्ड जो वापस गया तकरीबन 309 दिनों के बाद वापस बुलाया गया। 309 दिन 10 महीने बनते हैं अप्रोक्सीमेटली। 10 महीने एक ह्यूमन बर्नआउट भी होते हैं। लोग अक्सर बात करते हैं वेपन्स की बात करते हैं, मिसाइल इतने चला दिए, बॉम्ब इतने चला दिए। देखिए जरा ह्यूमैनिटेरियन देखे, समंदर के ऊपर कोई शख्स 10 महीने फ्लोट करता रहे, नो कॉन्टैक्ट विद फैमिली, यू कैन नॉट टेक अ फ्लाइट के खुशी गमी में जाके फैमिली को जाके मिल के आ जाए, तो एक ह्यूमन बर्नआउट पे होता है। वो भी केटर ना करें, चलें थोड़ी देर के लिए ये ज्यूम करें कि अमेरिका ने इतने डिस्टेंस पे क्या हुआ ये कि जब वो करीब लाते हैं तो ईरानी ड्रोन्स टारगेट करते हैं, करीब लाए बगैर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ नहीं खुल सका। तो ये बंद गली जिसको कहते हैं ना, वो टिपिकली यहां अप्लाई हुई है अमेरिका की स्ट्रेटजी। अभी भी वो सबसे बड़ी न्यूक्लियर नेवी है, आर्मी भी है, एयरफोर्स भी बहुत बड़ी है। लेकिन फिर आपने देखना है कि जब वेनेजुएला हुआ था तो सबसे बड़ा खतरा यही था। मैंने अक्सर चैनल्स पे ही कहा था कि ये एक एडिक्टिव सक्सेस होती है, यानी जब आप एक फतह हासिल कर लेते हैं कि 4-6 घंटे के अंदर एक मुल्क के सदर उसकी बीवी को उठा के अमेरिका ले जाएं, तो ये आपको एडिक्शन हो जाती है। आपको लगता है मैं बाएं हाथ से ये कर सकता हूं तो दाएं हाथ से ये क्यों नहीं कर सकता। वेनेजुएला प्लस करने से, यही इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने शायद इनको कन्विंस किया होगा। तो इसके अंदर एक आपका डिलूजनल एस्केलेशन हो जाती है फिर आपसे, यानी आप बिलीव करते हैं कि मैं और एस्केलेट करूंगा तो जीत जाऊंगा, फिर वो फतह नहीं होती, फिर और ज्यादा एस्केलेट करते हैं। आई थिंक अभी भी ये देखना पड़ेगा कि ये यूनिक सर्कमस्टांसेस में जंग हो रही है जिसके ईरान ने सस्टेन किया है, जिसका आप इशारा कर रहे हैं 70% मिसाइल, 70 नहीं है तो 60% ही सही। अब अगर आखिरी जुमला ये है कि अगर हम ये भी कंक्लूड कर लें कि अमेरिका का जो आर्सनल है वो 40 to 45% एग्जॉस्ट हुआ है, और ईरान का भी मैं कहता हूँ 55%, जो एक न्यूट्रल ऑब्जर्वर ये भी कह रहे हैं। लेकिन मैं अगर मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट हूं किसी तरफ से भी, तो मेरे लिए कंसर्न ये है कि अमेरिका का जो डिप्लीशन है वो ज्यादा खतरनाक इसलिए है कि अमेरिका ने इजराइल के हाल बेस्ड एडवेंचर को सपोर्ट करना है, यूक्रेन को सपोर्ट करना है, ताइवान के फेवर में चाइना को डिटर करना है। चाइना सिर्फ कहने से तो डिटर नहीं होता, वेपन से होता है। और वो सबसे बड़ी बात है कि ये डिटरेंस अमेरिका ने खुद अपनी विंडो ऑफ वल्नरेबिलिटी खोली है, ये किसी की। और इसीलिए पेंटागन के बारे में कहा जा रहा है ना कि जो 10,000 मिसाइल खरीदने का मुआहदा है वो करना पड़ा है उनको डिप्लीशन की वजह से। एग्जैक्टली तो वो आपकी फोर्स प्रोजेक्शन कम होगी ना। जब आपकी फोर्स प्रोजेक्शन या एबिलिटी टू डिस्ट्रक्ट कम होती है तो पोजीशन टू बार्गेन भी आपकी कम हो जाती है। तो आई थिंक ईरान चाहे वो 40% पे भी चला जाए, लेकिन ईरान ने तो सिर्फ एक ही सामना करना है, या इजराइल या अमेरिकन फोर्सेस का सामना करना है। तो आई थिंक आने वाले वक्तों में सस्टेनेबिलिटी एक बड़ा इंपॉर्टेंट होगी। न्यू फाउंड लीवरेज जो ईरान को मिली है उसको एड्रेस करना पड़ेगा। बिल्कुल मैं नहीं कह रहा स्टेट ऑफ हॉर्मुज़, जैसे जावेद साहब कह रहे थे, बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि ये कोई नॉर्म नहीं बन सकता। ये इंटरनेशनल वाटर है, ओमान और ईरान करते रहे हैं इसको मैनेज, लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि वो इसका टॉल या इस तरह की कोई चीज लेना शुरू कर दे। लेकिन कहीं ना कहीं आपको एक उसके जो लीवरेज मिला है उसको नॉक ऑफ या न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। और खालिद साहब शॉर्टली ये यूएई और ईरान के दरमियान जो हॉस्टिलिटीज़ हैं इस पे इब्राहिम रज़ाई ने कहा है कि हमारी बर्दाश्त की एक हद है। ऐसा नहीं कि हम दोस्ती नहीं चाहते, लेकिन अगर इजराइल से इतनी कुर्बत होगी तो वेट फॉर रिस्पॉन्स देन। आपको लगता है कि ये कॉन्फ्लिक्ट चाहे रिजॉल्व भी हो जाए, जो ये नई हॉस्टिलिटी है ये अब डेवलप हो चुकी है? जी मुझे ये अनफॉर्चुनेट पार्टी लग रहा है फिलहाल किसी टर्म्स पे भी ये जंग बंद हो जाए, लेकिन जो कंफर्ट लेवल खराब हुआ है बिटवीन यूएई एंड ईरान वो इतनी जल्दी पैचअप नहीं होने लगा। क्योंकि पहले हुआ करता था कि मीडिएशन के लोग दरमियान में ऐसे होते थे जो कंफर्ट लेवल जिनका दोनों तरफ होता था। पाकिस्तान अभी भी है, लेकिन पाकिस्तान का उस तरह वो रेलेवेंस या एडवांटेज इस सिचुएशन में मैं नहीं देख पा रहा। तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, इजराइल को ये बहुत बड़ी कामयाबी मैं इस सेंस में देख रहा हूँ, चाहे वो टेम्परेरी सही, लेकिन ये सेटबैक जरूर हुआ है कि जो बीच में ब्रीच था, अब ट्रस्ट का डेफिसिट हुआ था, वो दूसरे ममालिक की निस्बत यूएई से ज्यादा बड़ा है ईरान। बिल्कुल, और ईरानियन मेमोरी में भी ये बात रहेगी, जिस तरह से कहा जा रहा है कि जंग के दौरान जो रोल रहा खलीज में उनके मुखालिफिन का। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, पैनल हमारे साथ मौजूद है, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। इस पे जावेद साहब, एक तो मैं ये चाह रहा हूँ कि चाइना विज़िट जो था डोनाल्ड ट्रंप का, ये इतनी ज़्यादा हाई होप्स थी कि मुआहदे हो जाएंगे, ट्रेड एग्रीमेंट हो जाएगा, ईरान पे भी गुफ्तगू हो जाएगी, रेजोल्यूशन की तरफ चले जाएंगे,
वहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो आपकी क्या रीडिंग है कि चाइना में इतना ज़्यादा क्यों डोनाल्ड ट्रंप को जो फेस करना पड़ा है? एक लिहाज से कह सकते हैं कि इंडिफरेंस ही था, जो चाइनीज़ इंडिफरेंस देखने को मिल रहा था। एंड नंबर 2, पाकिस्तान की एफर्ट से अब कितना लेवरेज हम एक्सपेक्ट करें? मोहसिन नकवी साहब की 3 दिन की जो प्रेजेंस है और इसके अलावा जो उनके फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात है, क्या लगता है कि पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक एफर्ट जो है वो किस जगह पर खड़ी है अभी? जी मुजम्मिल साहब, चाइना के बारे में डेफिनेटली लॉट ऑफ थिंग्स हैव बीन सेड। मेरी नज़र में प्रेसिडेंट ट्रंप का जो विजिट था चाइना का, वो ऑब्वियसली एक वाइड रेंजिंग एजेंडा पे था। ऑफ कोर्स दुनिया की फोकस, क्योंकि खुसूसन हमारी और दुनिया के तमाम मीडिया की फोकस क्योंकि ईरान अमेरिका कॉन्फ्लिक्ट पे है, तो हम उस लेंस से उसको देख रहे थे। वी वर होपिंग सम ब्रेक थ्रू। लेकिन अगर आप देखिएगा तो ये इस विजिट का एजेंडा बहुत वाइड रेंजिंग था। मेरी नज़र में इट इज़ अ गुड विजिट, और मैं समझता हूँ एक पॉजिटिव विजिट रहा, क्योंकि आप जानते हैं कि माजी में जो 2 सुपर पावर्स रही हैं, यूएसएसआर और अमेरिका, उनके दरमियान एक तसादुम की रिलेशनशिप रही है। देयर वाज अ एडवर्सोरियल रिलेशनशिप। अब हम देख रहे हैं कि अमेरिका तो एक एस्टैब्लिश सुपर पावर है, जितनी भी उसको आप पसंद करें या ना करें। करंटली हम मल्टीपोलैरिटी की बात करते हैं, लेकिन है इस वक्त यूनिपोलर वर्ल्ड मेरी नज़र में। और अगर कोई दूसरी पावर सुपर पावर के तौर पे इमर्ज हो रही है, बल्कि मेरी नज़र में हो भी चुकी है, वो चाइना है। एंड आई थिंक अगर ये 2 ममालिक आपस में एक इक्विलिब्रियम बरकरार रखते हैं, जिस तरह से उसको वो कह रहे हैं मैनेज्ड कॉम्पिटिशन, वो समझते हैं कि दोनों को आपस में कॉम्पीट तो करना है, लेकिन उसको मैनेज करके कॉम्पीट करना है। कुछ ऐसे मामला हैं, खुसूसन आप जानते हैं दुनिया का जो फ्यूचर है, इट इज़ ऑल अबाउट टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी के हवाले से अमेरिका जो है वो मार्केट लीडर है, लेकिन उसके बावजूद उसको जो है वो रेयर अर्थ मिनरल्स चाहिए जो कि चाइना के पास हैं। और इसी तरह चाइना को वो एडवांस्ड एआई चिप्स भी चाहिए, NVIDIA, जो कि अगर चाइना के पास होंगे तो उनकी जो जो अपनी टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट्स हैं वो ज़्यादा बेहतर अंदाज में एड्रेस कर पाएंगे। तो आई थिंक उस हवाले से उनके दरमियान एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है कि एटलीस्ट फ्यूचर में कोई तसादुम की तरफ हम ना जाए। अब आते हैं ईरान पे, तो देखिए एक चीज़ तो ये बिल्कुल वाज़ेह थी कि आप भी जानते हैं कि 2 महीने तक प्रेसिडेंट ट्रंप ने इस विजिट को प्रोलॉन्ग किया। प्रोलॉन्ग वो इसलिए करना चाह रहे थे मेरी नज़र में कि वो नहीं चाहते थे कि वो एक ऐसे प्रेसिडेंट के तौर पे वहां जाएं जो उलझा हुआ है एक ऐसे मसले में, जो कि एक सुपर पावर है एक तरफ और एक निस्बतन कमज़ोर मुल्क जो 47 साल से जंग सैंक्शंस में है, उसमें उलझे हुए तो हैं वो वहां पे, चाहे जीते हैं या नहीं जीते वो एक अलग डिबेट है। बट ही वांटेड टू गो देयर एज अ विनिंग प्रेसिडेंट। वो उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं हो पाई। ऑफ कोर्स ही स्टिल वेंट देयर इन अ सिचुएशन के वो फंसे हुए हैं वहां पे। दूसरा, कुछ लोग ये असेस कर रहे थे कि हो सकता है कि चाइना में जाके कुछ मसले का हल तलाश कर लें। मैं ये कह रहा था, और मेरी अभी भी ये व्यू है कि देखें, डोनाल्ड ट्रंप कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि इस मसले का हल बीजिंग से आए, वो तो उनको और वीक करेगा। इवन अगर बीजिंग अपनी लीवरेज इस्तेमाल करता भी है, जो लीवरेज है उसकी डेफिनेटली ईरान के ऊपर आप जानते हैं, आई थिंक द बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स, ऑयल भी सारा उनका वो लेते हैं, तो ऑफ कोर्स स्ट्रेटेजिक सपोर्ट भी है वहां पे। तो अगर चाइना चाहता है तो वो उनको लीवरेज अपनी यूज कर सकता है ईरान के ऊपर टू ब्रिंग देम टू अ फ्लेक्सिबल पोजीशन। लेकिन ऑफ कोर्स प्रेसिडेंट ट्रंप ऐसा कभी नहीं चाहेंगे कि बीजिंग में इसका हल होता। आई थिंक कुछ अंडरस्टैंडिंग जरूर डेवलप हुई है मुजम्मिल साहब इन दोनों के दरमियान, और ये जो हम देख रहे हैं कि इन्होंने अपनी जंग को किसी हद तक मजीद प्रोलॉन्ग किया है। ऑफ कोर्स उसमें अरब गल्फ ममालिक का भी किरदार है, लेकिन चाइना का भी कहीं ना कहीं किरदार है ऑफ कोर्स, क्योंकि आप देख रहे हैं कि चाइना भी चाहेगा कि अल्टीमेटली ये अपना हुर्मुज खुल जाए, और इस अंदाज में खुले जिस अंदाज में ये ओपन हो, नॉट एडमिनिस्ट्रेड बाय ईरान। मेरी नजर में ये चीज इवन चाइना को एक्सेप्टेबल नहीं है। बिल्कुल, जो प्री वॉर सिचुएशन है उसी की रिजम्पशन चाहेगा चीन भी और बाकी तमाम ममालिक भी। वक्त खत्म हो चुका है, बहुत शुक्रिया जावेद मलिक साहब, खालिद चिश्ती साहब और मंसूर जाफर साहब मौजूद थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।